अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो आप आंसर लिखोगे तो उसके अंदर आपके कितने क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए ताकि आपका जो आंसर है वो बेहतर लगे और आप इससे अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सको। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स टू ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि केमिस्ट्री को डिफाइन करें, उनके 2 ब्रांचेस जो हैं, उनको भी डेफिनेशन और फिर उसके एग्जांपल जो आप लोगों से पूछी जाती है, तो वो आप इसके एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी जो केमिस्ट्री है ना, इसको आमतौर पर हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर मोर इलेबोरेटिव फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कंपोजिशन, यानी मैटर किस चीज़ से बना है, उसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं और ये मैटर किस तरह के रिएक्शन देगा, तो इन सारी चीज़ों को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जाता है एनी 2 ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो मैंने 2 ब्रांचेस सेलेक्ट की हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, आप इसकी जगह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, जो भी आपको आते हैं आप इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कहते हैं वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, उसकी साख्त, जितने भी आपके पास जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये और उसके जो फंक्शन, उनके काम कौन कौन से हैं, जैसे डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड जो केमिस्ट्री होती है हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके पास आते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास कौन कौन सी हैं, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। कहते हैं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की और उसके अंदर जो वकूम होने वाली जो केमिकल तब्दीलियां हैं, केमिकल चेंजेस हैं, कीमियाई तब्दीलियां हैं, तो उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, देखिए आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है वाटर में, यानी इसका स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट इसका चेंज हो रही है। देखिए सॉलिड से किस चीज़ में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। जो सोलर डिवाइसेस होती हैं जिसमें एनर्जी जो होती हैं, देखिए सोलर डिवाइसेस चेंज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स होती हैं, वो किस तरह से एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। हमेशा याद रखें कि केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है तो उसकी एग्जाम्पल आप जरूर दे दिया करें, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वजाहत हो जाती है और आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान टू द साइंस ऑफ केमिस्ट्री। तो चूंकि ये जितने भी मोस्टली जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो आपके 4 नंबर के, 3 नंबर के, या फिर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होती हैं उनके लिए इसके आंसर डिजाइन किए गए हैं। आप इसको अपनी तरफ से थोड़ा सा लेंथी भी बना सकते हैं। तो कहते हैं कि जाबिर बिन हयान की केमिस्ट्री की साइंस में जो साइंस है केमिस्ट्री की, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन की क्या खिदमत है। तो सबसे पहले जाबिर बिन खयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी जो थी वो बनाई थी और इन्होंने कुछ मेथड्स जो थे वो डेवलप किए थे, इन्वेंट किए थे, जैसे डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है। तो ये कुछ मेथड्स उन्होंने इन्वेंट किए थे और कुछ केमिकल इन्होंने प्रिपेयर किए थे, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड और व्हाइट लेड है। तो ये इनके लिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपका काफ़ी, आप ये लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैटर। मैटर के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखें। तो मैटर क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका मास भी और साथ साथ में वो जगह भी घेरे और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, तो उसको आप मैटर कहते हो। जैसे ये पेंसिल है, कोई भी चीज़ आपकी मैटर हो सकती है। तो कहते हैं मैटर जो होते हैं वो मुख्तलिफ फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स इसकी हो सकती हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं। और देखिए इन सब के साथ साथ ना आपको एग्जांपल भी आपको नजर आ रही है, जैसे सॉलिड है तो बुक, चेयर, एप्पल, और लिक्विड देखें वाटर, जूस, ऑयल, ये आपके लिक्विड में आ जाते हैं। गैसेस में एयर है, हीलियम, ऑक्सीजन, तो ये आपके इसमें इसकी फिजिकल स्टेट के हवाले से इसकी एग्जांपल हो जाएंगी। इसके साथ जो फोर्थ वन क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन एलिमेंट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एटम। कहते हैं एलिमेंट को आप डिफाइन करें और एटम से किस तरह से डिफरेंट है। सो कहते हैं एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है और इसको आप फर्दर इसको नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाई केमिकल मीन्स। अब कहते हैं जैसे यहाँ पर आपसे दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस आपसे पूछा गया है और जब भी आपसे डिफरेंस का पूछा जाए, डिफरेंशिएट का पूछा जाए, कंपेयर का पूछा जाए, तो आपने इसको 2 कॉलम बनाने, एक कॉलम में जो इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को आपने यहाँ पर इस तरह से लिखना है। जैसे देखें एलिमेंट और एटम दोनों को हमने लिखा, अब इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखें एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ अ सेम टाइप। एलिमेंट क्या है, जैसे आपके पास ना एक एलिमेंट है तो इसमें जितने भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसको हम एटम कहते हैं और ये सारे एक जैसे होते हैं, ये सेम टाइप होते हैं, कलेक्शन कहते हैं मजमुआ को। और एटम जो होते हैं वो सिंगल पार्टिकल होते हैं। देखिए ये एलिमेंट के अंदर ये जो एक सिंगल पार्टिकल है ना, इसको हम एलिमेंट कहते हैं, सॉरी एटम कहते हैं। और एलिमेंट जो होते हैं ना, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस कि इसमें जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। और अगर एटम की बात करें तो एटम की कंपोजिशन अगर देखी जाए तो एटम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक इसका, जैसे देखें इसका ये न्यूक्लियस होता है कि जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
एलिमेंट्स जो होते हैं इसकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो एटम्स होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी मास से चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं उसको आप एटम में तोड़ सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो एटम में। लेकिन एटम्स जो होते हैं उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स में। हाँ, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जैसे एटम है तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, लेकिन आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है वो सिंपलेस्ट जो पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि एटम जो है इसके एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 2 कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। देखिए, एक सेंट्रल पार्ट होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि एक स्ट्रक्चर आप बना के दे दें, तो आपके पास ना इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। देखिए, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ना इसके प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ जाते हैं। ये एटम का मोस्टली बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, जैसे ऑयल है, सैंड है, मिल्क, साल्ट, इन सबको अगर मिक्स करेंगे तो किस तरह के मिक्सचर बनाएंगे। तो मिक्सचर की ना हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, कुछ होमोजीनियस मिक्सचर, कुछ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर तमाम कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो चीज़ों का मजमुआ होता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अगर तमाम कंपोनेंट का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हेटेरोजीनियस है। जैसे वाटर और पानी को मिलाएंगे ना तो 2 अलग-अलग लेयर बन जाएंगे, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इस तरह सैंड और वाटर दोनों को मिलाएंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, रेत जो कि वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हाँ, लेकिन अगर मिल्क और वाटर को मिलाओगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बना सकता है, यानी वो बिल्कुल एक जैसे। आप पानी और मिल्क को आप अलग नहीं कर पाओगे। साल्ट और वाटर है तो साल्ट पानी के अंदर इतना डिसॉल्व हो जाते हैं कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी हो जाती है, तो ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। इसी तरह कहते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। सो एटॉमिक नंबर, जैसे हमने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम के एक न्यूक्लियस पार्ट होता है, दूसरे उसके शेल्स होते हैं। सो कहते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। देखें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो इसको हम इसके एटॉमिक नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, और साथ-साथ में देखें, अगर कार्बन की देखें तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ। अब मास नंबर की हम बात करते हैं तो मास नंबर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो कॉम्बिनेशन होती है, जो तादाद होती है, इकट्ठे मिला के जो टोटल नंबर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। जैसे देखें, ये कोई भी, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये इसके न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको हम मास नंबर कहते हैं। यानी मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, और साथ साथ में इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे देखिए, कार्बन की तादाद देखें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, तो देखें ये बन जाता है आपका मास नंबर, और एटॉमिक नंबर इसका 6 आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में तो आपको इसकी जो एग्जांपल्स होते हैं आपको लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिटेल आप इसके साथ शो कर लेते हो तो इसके आपके जो मार्क्स गेन करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं तो इसके आपने सिंबल्स लिखने हैं। जैसे कैल्शियम है तो उसका सिंबल सी है, कार्बन का सी है, सोडियम का Na है। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, सोडियम का ना S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आपने ये नहीं करना। सोडियम का सिंबल Na है, नाइट्रोजन का N है, फॉस्फोरस का P है, सल्फर का S है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स भी आपको आ सकते हैं आपके लिए पेपर में। और इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 दफ़ा, क्वेश्चन इस दफ़ा ये रिपीट हुआ है कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्यों। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इक्वल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो जो नेट चार्ज होते हैं वो जीरो होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 1 होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो चार्ज होते हैं उसका 0 हो जाता है। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं जो आपके एटम। उसके बाद आपका आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियर और जो फिजिकल केमिस्ट्री उनके बीच में डिफरेंस बताएं, तो या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड पढ़ते हैं कि जिसमें कार्बन मौजूद ना हो, यानी वो तमाम कंपाउंड पढ़ते हैं सिवाय कार्बन के, तो वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली पाए जाते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको हम मिनरल सोर्स से हासिल करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं एब्सेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम कौन कौन सी जो केमिकल्स होते हैं ऊपर, जैसे ग्लूकोज हैं, ठीक है, C6H12
और O6, या फिर नेचुरल गैस की आप बात करते हो देखिए CH4। तो देखिए ये हमने कहा ना ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक में आप देखें NaCl और HCl। तो इस तरह से आपके इसका एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसी तरह कहते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल से आपका क्या मतलब है और उसके 2 एग्जाम्पल लिखें। तो सिंबल क्या होता है, ये 1 या 2 लेटर का की एब्रिविएशन होती है जिससे हम एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज होते हैं, पूरी दुनिया जहाँ भी ये पीरियोडिक टेबल देखा जाता है तो सब समझा जाता है, तो सब इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान में देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट H है, तो अगर हम किसी फ्रांस कहीं भी किसी मुल्क में देखेंगे तो हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये यूनिवर्सल होते हैं। और कार्बन का देखें C है, ये एलिमेंट के सिंबल हो जाते हैं। और ये एलिमेंट जो होते हैं ना, इनके जो नाम होते हैं मोस्टली लैटिन और ग्रीक से इसको डिराइव किया जाता है। और इसके जो अपने लिए हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको जो सिंबल्स होते हैं इसके हम लिखते हैं, ताकि हम इसके लिए हम लिखने में हमें आसानी हो, समझने में आसानी हो, फार्मूला हम इसके ज़रिए लिख सकें। और जो कम्युनिकेशन है ना, केमिकल इन्फॉर्मेशन, वो इससे इसको क्या बना कम्युनिकेशन को आसान बनाया जा सके। उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एटम क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, और आयन जो होते हैं इसके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती हैं। लेकिन इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होती, कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। और ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये जो आयन होती है बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तार तौर पर अलग से नहीं रह सकते। इसकी एग्जाम्पल आपके पास सोडियम, पोटाशियम और आयरन है। और इसकी एग्जाम्पल आपके पास सोडियम देखें, पोटाशियम आयरन आयनिक फॉर्म में आपके पास मौजूद है। जैसे देखें सोडियम क्या है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। और इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, वो भी 11 है। तो ये क्या कर लेता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज कर लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाती है, 10, और प्रोटॉन कितने हो जाते हैं 11। तो प्रोटॉन चूंकि ज्यादा है तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ये शो कर लेते हैं, तो ये आयन बन जाता है, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल आप लिखिए। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। होमो मींस सेम, जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे देखें H2, देखें इसको हम इस तरह से लिखते हैं O2 H2 S8, तो ये देखिए होमोएटॉमिक है। और हेटेरोटॉमिक, हेटेरो मींस डिफरेंट, तो डिफरेंट तरह के एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोटॉमिक। और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और H2O CH4, तो डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इससे बने होते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, इसको आप पहले डिफाइन करें। तो मोल क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का आप अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो उसको आप क्या कहते हो, मोल कहते हो। और इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसका क्या रिलेशन है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, एवोगैड्रोस नंबर को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन चाहे एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयन है, किसी भी 1 मोल में वो कितने के बराबर है, वो 6.023 के बराबर है। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, यानी सब्सटेंस आपके एटम मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, इतने हो सकते हैं, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में 2 दफ़ा ये आया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या मतलब है, इससे आपका क्या मतलब है। तो फ्री रेडिकल ये वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं कि जिसके ऊपर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और जिसके ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फिर उस एटम के ऊपर डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं।